वकालत की चौपाल पार्ट 2 जिसका कल उद्घाटन ऑनरेबल जिला जज कानपुर नगर द्वारा किया गया था और जिसको ऑर्गेनाइज किया था अमित सिंह एडवोकेट इन्वेस्टर हमारे बहुत टैलेंटेड हैं और सुधीर कमेटी द्वारा कल उसका उद्घाटन हुआ और उसी उद्घाटन के तहत आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। खासतौर से अमित सिंह और सुधीर कमेटी द्वारा अभी आ रहे होंगे थोड़ी देर। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित अमित सिंह, हमारे कार्यक्रम के सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर सुशील वर्मा जी और यहाँ पे कई वरिष्ठ में तो हम एक ही देख रहे हैं, रामवीर सिंह, सब जूनियर्स हैं। सभी वकालत के व्यवसाय में जो रत हैं और जो स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं या जो कुछ आगे बढ़ेंगे वो सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनके सुंदर भविष्य की कामना करता हूँ कि भगवान करे वो अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से बड़े आयाम स्थापित करें, बहुत अच्छी चोटी पर पहुँचें, ऊंचाई पर वकालत में, चाहे वो इसी वकालत के प्रोफेशन से निकलकर PCSJ में जाएं, चाहे इसी प्रोफेशन से वो HJS में जाएं। लेकिन मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सब लोगों के लिए। तो आयोजक अमित सिंह ने जो आज का विषय दिया हमको, दैट इज़ डाउरी डेथ। व्हाट इज़ डाउरी डेथ? दहेज हत्या क्या है? इस पर हमें 30 मिनट का समय दिया गया है। तो इसके पहले कि हम दहेज हत्या पर कुछ अपनी बात रखें तो देखिए, किसी चीज़ का किसी किसी मकान को जब तामीर किया जाता है तो उसके लिए एक बुनियाद आप लोग डालते हैं कि इस पर 5 मंजिल या 6 मंजिल इमारत बनेगी। खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि दहेज हत्या, ये विषय बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले ये देखना जरूरी है कि व्हाट इज दहेज। दहेज क्या है तब तो समझ में आएगा। ये दहेज क्या है, जहाँ से इस वर्ड की उत्पत्ति शुरू हुई कि दहेज क्या है, और फिर दहेज और फिर क्रुएल्टी और फिर तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती गई। और कब एक्ट ये इनएक्टिवेट किया गया, कब पार्लियामेंट में इसका वो आया, कब इसका नोटिफिकेशन हुआ और कब ये अमल में लाया गया, ये सब सारी चीज़ें हम बताएंगे। लेकिन इसके पहले कि हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि आप लोग ये जान लें कि दहेज क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि 20 मई 1961, सुनते जाना, वो भारतीय पार्लियामेंट में, संसद में, ये संसद द्वारा ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये जो है बनाया गया और 1 जुलाई 1961 को ये एक्ट अमल में आया। बहुत शॉर्ट में मैं बताने जा रहा हूँ। 1 जुलाई 1961 को ये एक्ट अमल में अस्तित्व में आया और समय समय पर इस पर तमाम गवर्नमेंट द्वारा अमेंडमेंट किए जाते रहे। तो सबसे पहले ये जानिए कि दहेज क्या है। तो दहेज को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन में इसकी परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 जब आप बेयर एक्ट लेंगे, खरीदेंगे, तो उसमें सेक्शन 2 में व्हाट इज़ डाउरी ये डिफाइन किया गया। तो इसको जान लें कि दहेज अधिनियम के अंतर्गत दहेज में कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, जिसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं, ये विवाह के पूर्व, विवाह के समय या विवाह के बाद, उसे कह दो इसी चला दे, श्री प्रकाश से लिखा, विवाह के पूर्व, विवाह के समय या विवाह के पश्चात, ठीक है, विवाह के पश्चात या बिफोर द मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, आफ्टर द मैरिज। एक पक्षकार होना, 2 पक्षकार होते हैं, एक लड़की वाला, एक लड़के वाला। तो एक पक्षकार हो गया, दूसरा पक्षकार हो गया लड़की या लड़का, किसी को मान लीजिए।
एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के लिए या किसी पक्षकार के माता पिता फैमिली मेंबर या परिवारीजनों द्वारा दूसरे पक्षकार के लिए विवाह के संबंध में मांगा जाना। क्या? संपत्ति और वैल्यूएबल सिक्योरिटी प्रतिभूति। ये उसमें देखेंगे सेक्शन 2 ये परिभाषित किया गया है कि जब एक पक्षकार लड़की वाला हो चाहे लड़के वाला, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से शादी के लिए, शादी के पूर्व या शादी के समय या शादी के बाद संपत्ति या वैल्यूएबल प्रतिभूति मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए जब आप कहते हैं, अब इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि हमको कार चाहिए, 4 पहिए की चाहिए, या होंडा सिटी चाहिए, या हमको इनोवा चाहिए, या हमको क्या नाम इसका फॉर्चूनर चाहिए, इस तरह की या और तमाम चीज़ें, हमको गोल्ड चाहिए, ये सब इसको कहते हैं संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वो चाहे कार्ड में हो, कैश में हो, रुपया भी मांगते हैं। तो जब ये प्रस्ताव रखा जाता है, एग्रीमेंट टाइप या ये रखा गया, तो इसको कहते हैं दहेज। यहाँ से क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं दहेज, यानी यहाँ से दहेज की एक जड़ पैदा हुई, ये परिभाषित किया गया। अब देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में जब दहेज दोनों पक्षों में, चाहे लड़की वाला हो चाहे लड़के वाला हो, जब उसको मांगते हैं तो दहेज मतलब सेक्शन 2 में मांगा तो देने और लेने वाला ये कानून की निगाह में दोनों ही दोषी हो जाते हैं। अगर ये साबित हो जाता है तो जो दे रहा है, चाहे लड़की वाला हो चाहे लेने वाला हो, ऐसा नहीं कि लड़के वाला बहुत बड़ा राष्ट्रपति या उसको बड़ा लाट साहब हो जाता है। तो वो जब मांगा और देने वाला, तो दोनों दोषी हो गए। और अगर इसका कोई बात आता है, मुकदमा आता है, साबित हो जाता है, तो इसके लिए पनिशमेंट एक्ट में दिया है 5 वर्ष से कम नहीं होगा अगर ये साबित होता है। सेक्शन 3 में दहेज लेना और देना, तो सेक्शन 3 में परिभाषित है, और 15,000 रुपया इसमें जुर्माने के रूप में देने का प्रावधान है। ठीक है। और न्यायालय इस अपराध में सुमोटो अगर वो ये समझती है कि विशेष कोई कारण हो, तो इस सज़ा को 5 वर्ष से कम भी कर सकती है। ये तो हो गया 3 में लेना और देना, ठीक है, एक दूसरे के द्वारा। और अगर इसका मुकदमा आ गया कोर्ट में, सेक्शन 3/4 अक्सर देखा होगा आप लोग, ट्रायल करेंगे आगे भविष्य में, तो 3/4 लगता है 304B के साथ, 498 के साथ 3/4 डाउरी प्रिवेंशन एक्ट। तो यही 3/4 जो मैंने डिफाइन किया कि दहेज क्या है, तो यहाँ से जान लीजिए। और 3/4 में लेना और देना एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार, आइदर वो ब्राइड हो या ब्राइड हो। तो जब ये साबित हो जाएगा तो सजा के रूप में 5,000 की सजा पनिशमेंट और 15,000 रुपया इसमें जुर्माने का प्रावधान। अब आइए सेक्शन 4 में, मतलब थोड़ा सा इंग्रीडिएंट बताना जरूरी है। सेक्शन 4 में जो है वो दिया है दहेज मांगने के लिए। दहेज मांगा आपने, उसमें तो लेन और देन हो गया। सेक्शन 4 में अगर कोई दहेज मांगता, परिभाषित किया गया है इसमें, तो सेक्शन 4 में 2 वर्ष की सजा का प्राविधान है और 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, 10,000। लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो विशेष कारण हो तो उस पर वो सजा इसको कम भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम का सेक्शन 3(2) में परिभाषित 3 और 4 दहेज देना, लेना और दहेज मांगना। क्लियर हुआ? अब आप आइए, इसके जब आगे चलते हैं तो 498A आइए। अभी हम 304B में पहुंच रहे हैं। 498A क्या है? क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड, जो डिफाइन है, और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, मतलब पति के द्वारा अगर किसी लड़की पर क्रुएल्टी की जाती है, ठीक है, क्रुएल्टी की जाती है। क्रुएल्टी का मतलब आप समझ रहे हैं, दैट में बी इन फॉर्म ऑफ मेंटल और इन फॉर्म ऑफ फिजिकल। वो क्रुएल्टी किसी पत्नी अपने पति द्वारा या उसकी सास
या उसके घर वालों द्वारा मेंटल करें। मेंटल का मतलब समझ रहे हो कि तमाम घर में ताने दिए जाते हैं, तुम बड़ी नाखादा हो, कल ही हो, मतलब मरती भी नहीं है, रेल नीचे जाके मर जाए, इसके बाप ने क्या दिया, घर बर्बाद कर दिया, ये बड़ी नसुट्टी है, इसका पैर बड़ा खराब है। दिस इज मेंटल टॉर्चर, ठीक। और फिजिकल टॉर्चर में अगर किसी के बॉडी पर यहाँ तक आ जाता है स्थिति कि अगर किसी के बॉडी पे हाथ उठ जाए या इम्पैक्ट आ जाए, बर्फ पड़ जाए, कंट्यूजन आ जाए, ब्रेडेड कंट्यूजन आ जाए, लाठी डंडे की बर्फ आ जाए, इस तरह की मारपीट होने लगती है, तो दैट इज सो कॉल्ड फिजिकल टॉर्चर। तो हमारा कहने का मतलब 498 जो इंसर्ट किया गया इंडियन पेनल कोड में, और इसी के साथ 3/4 भी जोड़ते हैं क्योंकि दहेज से संबंधित है। तो अब देखिए इसके 2 पार्ट होते हैं 498 में। मैंने बताया क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, यदि कोई व्यक्ति किसी का पति या नातेदार होते हुए स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, 1 मिनट आप साइलेंट कर लीजिए थोड़ा, क्रूरता करेगा तो क्रूरता किस तरह की होगी? क्रूरता इस प्रकार की कही जाएगी कि वो क्रूरता इस तरह की हो कि स्त्री आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, उसको इतना गुस्सा या वो मेंटली शॉक्ड हो कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए और उसके जीवन व स्वास्थ्य के प्रति खतरा हो जाए, वो दिन पर दिन उसका स्वास्थ्य गिरता जाए, वो उसका शरीर की स्थिति क्षीण होती जाए। तो ये ए पार्ट में है, पार्ट ए में क्रूरता का 2 पार्ट दिए हैं। और दूसरे पार्ट में है कि क्रूरता एक दूसरी तरह की कब होती है, जब स्त्री से आप संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, ठीक है, देखिए यहीं पे आ रहा था, प्रतिभूति जो अनलॉफुल होगी, मतलब अनलॉफुल डिमांड की मांग पूरी करने के लिए प्रताड़ित किया जाए कि अपने घर से मोटर लेके आओ, कार लेके आओ, इतना रुपया लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, तो ये बी पार्ट में आएगा। 498 ए के बी पार्ट में जब पति या उसके रिश्तेदारों या पारिवारिक जनों द्वारा ये किया जाए। पार्ट ए में क्रूरता हमने बता दी, मेंटल और बॉडी, और पार्ट 2 में संपत्ति या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मांग करना, ठीक है। और इसमें पनिशमेंट है 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट है, और जुर्माने से अगर ये साबित हो जाता है तो कम से कम 3 साल की सज़ा, 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट दिया एक्ट में, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आप आइए मेन विषय पर 304 बी, ठीक है, जिसके लिए आज ये अमित सिंह जी ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। तो ये तो हो गया डाउरी प्रोविजन एक्ट की धारा 2, 3, 4 और 498 क्रूअल्टी बाय द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, पत्नी के प्रति उसके परिवारजनों के द्वारा, और उसका पार्ट ए और पार्ट बी बताया। और इसमें भी देखिए ये संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति शामिल हो गई, इसके लिए टॉर्चर करना। अक्सर आप देखते होंगे 498 ए के केसेस आते हैं। अब आप ये कह सकते हो 498 ए का केसेस हुई और 304 बी। अब 304 बी का मतलब क्या है? तो देश में बड़ी ब्राइट बर्निंग हो रही थी, बहुएं जलाई जा रही थी, हत्याएं हो रही थी, उनको मारा पीटा जा रहा था, देश में हाहाकार मचा था। तो देश की पार्लियामेंट में सवाल उठा कि भाई इसके लिए एक नए कानून बनाने की जरूरत है, इसके लिए एक कानून बनाया जाए, कानून बनाया जाए जिससे लोगों में भय व्याप्त हो और एक सख्त कानून का रूप दिया जाए। तो पार्लियामेंट ने इसको चिंतन किया और सब लोगों ने मिल करके, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने इस पर एक नया इंसर्ट किया सेक्शन 302 के साथ। वैसे तो 302 लगता था हत्या, अब उसके पहले तक। तो जब ये देश चिंतित हुआ कि इससे हटके, हत्या से भी हटके एक कानून बनाया जाए, इंसर्ट किया जाए। हत्या में क्या था? बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है, कहना गवाह नहीं है, कानून का संबंध सबूत से है, भावना से नहीं है। हत्या होती किसने देखा नहीं, या देखा तो उनका नाम आया, वो बाद में वो पलट गए, अदालत में मुकदमा आते आते, ठीक है, केस छूट गया। हत्या कर रहा है मुलजिम, और इसीलिए उनका दिमाग बढ़ता जा रहा है। जैसे तमाम केसेस आप टीवी न्यूज़ देखते हैं, अतीक अहमद और फलाने ठिकाने और इस तरह से तमाम माफिया लोग। तो ये हत्याएं जो होती थी तो वो साबित नहीं हो पाती थी, उसके लिए सबूत की जरूरत थी। हमारा भारतीय कानून थोड़ा लचर रहा कि यहाँ बगैर सबूत के अदालतें नहीं काम करती, सबूत नहीं है, और सबूत थे, गवाह थे तो, लेकिन वो पलट गए।
नतीजा क्या हुआ, केस छूट गया। तो पार्लियामेंट चिंतित हुई और उसने कहा कि यार ऐसा कानून इंसर्ट किया जाए। तो वो लाए 304 भी। देश में बड़ी ब्राइट बर्निंग्स हो रही हैं, बहुएं जलाई जा रही, मारी जा रही, पीटी जा रही, जिंदा जलाई जा रही। तो उन्होंने 304 भी का एक कानून, ये दिनांक 19/11/86 को AIPC इंडियन पेनल कोड ताजी रात हिंद में 43वें 43 संशोधन के रूप में, अमेंडमेंट के रूप में ये धारा अमेंड की गई, लाई गई, इंसर्ट की गई IPC में, जिसको 304 भी कहा गया। अब जरा इसको बड़े गौर से सुनिए। 304 भी क्या कहता है IPC? जहां किसी स्त्री की मृत्यु, व्हाट इज सेक्शन 304B इंडियन पेनल कोड, जहां किसी स्त्री की मृत्यु बर्न और बॉडली इंजरी के द्वारा होती है, कहा जाता है। बर्न, जल गई, जला दिया, या बॉडली इंजरी, उसको इतना मारा कि उसकी एंटीमॉर्टम इंजरीज इतनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई कि वो मर गई। अल्टीमेटली वो मर गई। और इसी कड़ी में तमाम केसेस ऐसे होते हैं कि लड़कियाँ, उसका कलमबंद बयान होता है मजिस्ट्रेट के सामने, 164 जिसे कहते हैं CRPC में प्रोविजन दिया है। तो अगर उसका कलमबंद बयान हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि दिस इज, मतलब अपने आप में ये इतना बड़ा एविडेंस होता है कि फिर इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं। तो ये जो एक्ट आया, तो इस एक्ट में ये देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज गोज टू एक्यूज्ड साइड, कि आप साबित करें कि हमने दहेज नहीं मांगा और इस मांग को लेकर हमने अपनी पत्नी को प्रताड़ित नहीं किया और ना ही मैंने हत्या की, ना उसे जलाया। 302 में क्या है कि रामवीर और श्यामवीर ने देखा कि नहीं, और देखा तो ये पलट क्यों गए। ठीक है, तो दोनों में देखिए बेसिकली अंतर क्या हुआ कि 304 भी जो आया ये, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जाएगा एक्यूज्ड के ऊपर। लड़की के फादर बैठे हैं, लड़की की माँ बैठी है वहाँ अयोध्या में या पटना बिहार में, ठीक, और पता चला उसकी लड़की की हत्या हो गई ससुराल में, उसने हैंग कर लिया या उसको मारा गया। सूचना मिली, सूचना पर लड़की के माता पिता आते हैं घर में आए, उन्होंने FIR लिखा दी, बट दे हैव नॉट सीन द अकरेंस कि कैसे लटकाई गई, कैसे मारा गया। लेकिन उनको पता चला क्योंकि डेड बॉडी है। तो अब अगर नामजद आप हो गए तो बर्डन ऑफ प्रूफ न्यायालय के समक्ष एक्यूज साबित करके देगा कि हाँ हमने नहीं मारा, ना मतलब मैंने दहेज की मांग की, ना ही मैंने जलाया। ये आप साबित करिए अपने सबूतों से, उसमें एविडेंस है, जो एविडेंस एक्ट दिया है। तो अब इसमें मैंने आपको बताया कि जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु बर्न या बॉडी इंजरी से हो तो वहाँ पर खारिज की गई अगर उसके पति द्वारा या उसके रिश्तेदार द्वारा, तो देखिए इसमें जो प्रिजम्पशन है एविडेंस एक्ट, अगर जब आप आगे पढ़ेंगे कि ये 304B विशेष तौर पर महत्व क्यों रखता है, इसलिए रखता है कि दोनों में हत्या और 304B में बहुत बड़ा फर्क है। तो जो एविडेंस एक्ट का धारा 113B का प्रिजम्पशन है, ध्यान रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। तो 113B का प्रिजम्पशन एविडेंस एक्ट का ये कहता है कि 304B में 4 चीज़ें होने बहुत ही मस्ट हैं। क्या? फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज विद इन 7 ईयर्स उसकी मौत होनी चाहिए। अगर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज विद इन 7 ईयर लड़की की मृत्यु नहीं है, तो 7 साल के बाद है या 7 साल से 1 दिन भी जाना है, तो 304B का केस नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। एक चीज़ जान लीजिए, प्लीज नोट इट। सेकेंडली 113B का प्रिजम्पशन बता रहा हूँ एविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य नियम का। नंबर 2, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए लड़की के मरने की। अननेचुरल समझते हो? अदर देन नेचुरल, जो प्राकृतिक रूप से न हुई हो। प्राकृतिक का मतलब हार्ट अटैक हुआ हो या लीवर की बीमारी से हुई हो या और तमाम चीज़ों से जो प्राकृतिक बातें होती हैं, आप समझ सकते हैं, या प्राकृतिक के बारे में भी डिफाइन करें, या आ रहा समझ में। अगर नेचुरल डेथ है तो लागू नहीं होगा, लेकिन अगर लड़की ने फांसी लगा ली, दिस इज अननेचुरल डेथ। लड़की को 12 पीटा गया, दिस इज अननेचुरल डेथ, और डेथ हुई
उसको जला दिया गया। दिस इज अननेचुरल डेथ। और अननेचुरल डेथ सेकंड ये इंग्रेडिएंट होगा कि नंबर 1 फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज विद इन 7 ईयर, नंबर 2 अननेचुरल डेथ अदर देन नेचुरल, और नंबर 3 ये तीसरा इंग्रेडिएंट है कि डिमांड ऑफ डाउरी, दहेज की मांग को लेकर उससे प्रताड़ित किया गया हो, जो मैंने अभी बताया व्हाट इज दहेज। फिर सेकेंडली मैंने 498 का लाया। तो तीसरी चीज में क्या मैंने बताया, पहला तो हो गया फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज विद इन 7 ईयर, दूसरी अननेचुरल डेथ, तीसरी डिमांड ऑफ डाउरी। अगर डिमांड ऑफ डाउरी नहीं है तो ये इंग्रेडिएंट यहाँ कट जाएगा, तो साबित करना मुश्किल होगा। और चौथा जो सबसे अहम होता है, इसको जरा बड़ा गौर से सुनिएगा, जहाँ से हम लोग निकलते हैं, मुलजिमों को छुड़ाते हैं, आप लोग भी छुड़ाएंगे, कभी फंसाएंगे कभी छुड़ाएंगे, क्योंकि डेथ तो वही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, अभी तो छुपा नहीं सकते। डेड बॉडी है, पोस्टमार्टम हुआ, उसको कहाँ छुपा ले जाओगे? ये तो नहीं कह सकते हो कि नहीं साहब मरी ही नहीं, पोस्टमार्टम में नहीं हुआ, तो इसको नहीं छुपा सकते हो, ना पोस्टमार्टम में, ना डेथ को, और ना FIR लिख गई, तो डिमांड ऑफ डाउरी हो गई। और अननेचुरल डेथ, चूँकि अब वो नेचुरल डेथ नहीं है, तो तीनों चीज़ें मिल रही। चौथी चीज़ जो आपको, जहाँ से आप निकलने का वो सोचते हैं कि वेदर एविडेंस एक्ट का 113B का प्रजम्पशन, चौथा इंग्रेडिएंट मैं बता रहा हूँ, वेदर डिसीज्ड वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, whether deceased was subjected to cruelty soon before her death, क्या मृतका को मरने से पूर्व इन-लॉज द्वारा, पति द्वारा, सास ससुर द्वारा कोई चोटें पहुंचाई गई थी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे, हाउ विल यू प्रूव? ये प्रूव होगा जब FIR हो गई या ना हो गई, सूचना मिली तो तुरंत संबंधित थाने की पुलिस आई, उसने पंचनामा किया, पंचायतनामा लिखा, प्रोफार्मा भरा और डेड बॉडी को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। डेड बॉडी के पोस्टमार्टम का पहले ही पन्ने का दूसरे पन्ने का कॉलम है एंटी मॉर्टम इंजरीज, वह है चोटें। देखिए यहाँ से पकड़ते हैं, अगर एंटी मॉर्टम इंजरीज में पेज नंबर 2 पर उसके एब्रेडेड कंट्यूजन्स या चोटों के निशान हैं, चाकू के हैं, गोली से मारी गई है, कैसे उसका मर्डर हुआ, ये पोस्टमार्टम से प्रूव करोगे कि इसको डंडे से मारा गया, चाकू से मारा गया, या लाठी से मारा गया, या गोली से मारा गया, या इसका गला कसा गया, या इसको हैंग किया गया, या इसको मतलब थ्रोटलिंग की गई, या इसको स्टेमुलेशन किया गया। देखिए तमाम वर्ड्स मैं कह रहा हूँ। तो एंटी मॉर्टम इंजरीज अगर आ जाती हैं मृतका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो समझ लीजिए कि फांसी का फंदा आ गया। इसका मतलब वो जो चौथा इंग्रेडिएंट है कि वेदर डिसीज्ड वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी सून बिफोर हर डेथ, क्या मृतका मरने से पहले, अब यहाँ एक क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं कि सून बिफोर हर डेथ का कितना ड्यूरेशन होगा। इसे अभी किसी ने मतलब डेथ हुई कोई FIR के अनुसार कि रात में 10 बजे उसको मारा, सूचना मिलने पर मैं आया और मारने के बाद उसकी हत्या कर दी, मर गई, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समय आ जाता है, ड्यूरेशन आ जाता है। तो सून बिफोर हर डेथ आप लोग एक क्वेश्चन हमसे कर सकते हो, तो व्हाट डू मीन बाय सून बिफोर हर डेथ? तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपनी नज़ीरों में, हमारे पास वो सब है लेकिन शॉर्ट में अभी बता दे रहे हैं, फिर कभी दोबारा बुलाएंगे तो उसको डिफाइन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सून बिफोर हर डेथ का कोई स्टेट जैकेट फार्मूला, इलीगल वर्ड है स्टेट जैकेट फार्मूला, ऐसा नहीं दिया है कि उसका क्या एकदम हो। व्हाट डू यू मीन बाय सून बिफोर? भाई बहुत में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन उसके बाद रिपोर्ट हुई। तो सून बिफोर हर डेथ का मतलब क्या होता है? सून बिफोर हर डेथ का वैसे मतलब ये माना गया, जहाँ तक हमने पढ़ा है, कि मरने से घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, दिन भर 24 घंटे के अंदर उसको मारा पीटी की गई हो, चोटें पहुंचाई गई हों और ये साबित हो कि इसकी डेथ 1.5 डे पूर्व हुई, 2 डेज पूर्व हुई। कभी कभी ऐसा होता कि नहीं
जानकारी में आप आती है, मार के चले गए, बंद करके चले गए, तो उसमें आ जाता है कि इसका मृत्यु का संभाव्य समय क्या था। तो उसमें आ गया 1.5 डे या 2 डेज डेड बॉडी के बरामद या मिलने पर होती है। तो कहने का मतलब सून बिफोर हर डेथ का कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, बट ये जरूर आया है कि अगर सून बिफोर हर डेथ का मतलब ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो, अगर वो चीज़ आ जाती है तो वो केस और भी मजबूत होता है। लेकिन यहाँ हम लोगों का एक निकलने का रास्ता होता है कि सून बिफोर हर डेथ सी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। अब देखिए FIR हो गई आपके खिलाफ, अब आपने देखा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पेज नंबर 2 खाली है, एंटीमार्टम रिपोर्ट वो नहीं है इंजरीज, तो हम लोग दलील देते हैं कोर्ट में कि फ्रॉम द परयूजल ऑफ पोस्टमार्टम ऑफ डिसीज्ड सच एंड सच देयर वाज नो एनी एंटीमार्टम इंजरीज ऑन द बॉडी ऑफ डिसीज्ड। मृतका के शरीर पर किसी तरह की कोई चोट नहीं पाई गई। लेकिन इसके बाद भी आप सोचें कि नहीं चोट पाई गई तो आप इससे बच जाएंगे। बहुत चालाक लोग क्या करते हैं कि स्मूथरिंग से तकिया लगाई और मारना उसको, और इसके बाद दाब लिया उसको, तो उसके बाद उसमें लाठी डंडे और उसकी कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। ठीक है, होशियार आदमी जब देखा कि थ्रोटलिंग मतलब उंगलियों की थ्रोटलिंग अगर की जाएगी किसी महिला के गले की, तो नाखून या उंगलियों के निशान आ जाएंगे, तो खून काला पड़ जाएगा, वो जगह लाल पड़ जाएगी। तो अब देखा उन्होंने कि यार स्मूथिंग मतलब तकिया लगा लीजिए, तो क्या होगा कि सांस लेनी औरत हो जाएगी, तो क्या होगा कि वो मर जाएगी कुछ देर बाद। भाई प्राकृतिक अगर सांस नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएगी। तो काज ऑफ डेथ डॉक्टर लिखता है। जब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब डॉक्टर ने देखा कि यार एंटीमार्टम इंजरीज तो है नहीं कोई, तो इसका मतलब कानून ये कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि अगर उसके शरीर पर इंजरी नहीं है तो आप उससे बच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ऐसी स्थिति में जहाँ काज ऑफ डेथ कुड नॉट बी सर्टेन्ड, जहाँ मृत्यु का संभाव्य कारण पता न लगाया जा सके, डॉक्टर को नहीं पता चला कि लड़की मरी कैसे, there is no antemortem injuries, there is no any wound on the body of deceased, there is no any impact on the body of deceased, है? तब डॉक्टर क्या करता है, तब डॉक्टर पोस्टमार्टम में लिखेगा काज ऑफ डेथ कुड नॉट बी सर्टेन्ड विसरा प्रेजेंट। उस मृतका के पेट की जो ध्रुवन होती है उसको बोलते हैं विसरा, VISCERA, विसरा। तो अब देखिए अब उसमें क्या होता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसका जहर दिया गया हो, उसको पॉइजन दिया गया हो। वो पॉइजन कई फार्म में हो सकता है, चूहा मार दवा हो सकती है, या कॉकरोच वाली दवा हो सकती है तमाम, या चूहे मार दवा हो सकती है, या कोई फास्फाइड टाइप जहर हो सकता है। तो उसमें डॉक्टर क्या करता है कि उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के पेट की ध्रुवन का एक जार बनाते हैं, उसका ध्रुवन निकाल के पेट में जो भी कंटेंट है, ये स्टमक होता है, हर इंसान का खाना, चाहे लड़का इंसान हो या महिला, उसका खाना खाने के बाद इसी स्टमक में जमा होता है। ये स्टमक जिसे पेट बोलते हैं, और मरने के बाद वो उसी जगह जाम हो जाता है, उसकी सारी प्रक्रिया डाइजेशन की बंद हो जाती है। तो ध्रुवन तो बनी रही पेट में, कंटेंट्स तो बने रहे पेट में, जो भी खाया था उसने रात में या जिस समय भी खाया हो, और जिस समय उसका मर्डर हुआ वो उसी समय प्रक्रिया बंद हो गई, तो जो जहाँ था वहीं जाम हो गया। तो वो डॉक्टर ने उसकी पेट को अपने जो उनके होते हैं सुपर वगैरह, उनसे कहा इसकी पेट की ध्रुवन निकालो, उसको निकाल के एक जार बनाते हैं। और अगर इसको जहर दिया गया तो निश्चित तौर पर बॉडी के नाजुक अंग होते हैं, हार्ट, स्प्लीन समझ रहे हैं, किडनी, इंटेस्टाइन, इन पे इम्पैक्ट आ जाता है, उस जहर का असर होता है। तो अलग अलग एक जार बना के एक टुकड़ा हार्ट का ले लिया, एक टुकड़ा किडनी का ले लिया, एक टुकड़ा स्प्लीन का ले लिया, दिल्ली का जिसे कहते हैं, और एक टुकड़ा आँख का ले लिया। इस तरह के बॉडी के जो नाजुक अंग होते हैं उनको लेके अलग अलग जार बना के सील सर्व करके वो
फॉरेंसिक लैब में भेजे जाते हैं। लखनऊ में पहले आगरा भेजे जाते थे, आप पूछ सकते हैं, ये भी बताते चलें कि फॉरेंसिक लैब कहाँ कहाँ थी। अहमदाबाद में है, वहाँ तो दूर हो गई, जब आगरा में थी, आगरा के बाद यूपी में लखनऊ, वहाँ जाँच होके आई। अगर उस बिसरा के जो बाकायदा लिखा पढ़ी में यहाँ से जाता है, वो क्या नाम सिपाही लेके जाएगा सील सरवर जार को, और बाकायदा उसका सब लिखा पढ़ी करके उसको भेजा जाता है और वहाँ रिसीव कराता है। लिंक एविडेंस इसको बोलते हैं, हम लोग इस पर जय करते हैं कि मिसिंग ऑफ लिंक एविडेंस से अगर भेजा गया था तो 2 दिन अपने पास क्यों रखा। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो प्रोसिक्यूशन की कमजोरी होती है कि दिया गया, तुम्हें आदेशित किया सीओ ने कि इसको तत्काल ले जाइए और तुम 2 दिन अपने पास रखे रहे। तो हमारा 2-3 केस अभी मेरे 6 मुलजिम छूटे रहे हत्या में, इसी बात पर छूटे कि तुम 2 दिन क्या करते रहे, इसको किसके आदेश से तुम रखे रहे, क्या थाने में इसकी तुमने लिखा पढ़ी ड्यूटी में कराई, कि हम किन कारण से लॉ एंड ऑर्डर में लगे रहे, किस कारण से नहीं ले जा पाए FSL। तो हम लोग इससे सवाल करते हैं कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें तुमने टेम्परिंग बदल दिया और किसी दूसरे का दूसरा रिपोर्ट डाल के और तुमने फर्जी तैयार करा के और उसमें भर दिया, जिसका लाभ हमें नहीं होता। तो अब देखिए, अब मुद्दे पे आते हैं कि अगर वहाँ पे आ गया पॉइजन तो आपकी खतरे की घंटी बज गई कि आपका अगर लिख के आ गया कि मृतका के जार फला 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 के कंटेंट में फला में ये विष पाया गया, वो विष का भी आ जाता, खोल देते हैं साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, वो कौन साइनाइड, पिछली बार क्या है खराब, अमोनियम फास्फाइड वगैरह वगैरह, तो जहर आ गया। इट मीन्स कि उसको मतलब पॉइजन बात एड्यूस्ड, मतलब मृतका को पॉइजन एड्यूस किया गया और उसको खिलाया गया, चाहे वो किसी भी तरह से दिया हो, तो ये केस भी खराब हो जाता है, खासतौर से एक्यूज्ड के लिए। तो अब हमारा कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ एक एविडेंस हमारे खिलाफ जाती है कि जहाँ काज ऑफ डेथ कुड नॉट बी सर्टेन होता, वहाँ भी सर्टेन किया जाता 304B के केस में। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आती है कि तमाम चीज़ें मारपीट नहीं की गई, लेकिन कभी कभी ये आता है कि सी कमिटेड सुसाइड, क्वेश्चन अराइजेस सी कमिटेड सुसाइड। तो कानून ये कहता है दैट व्हाट वेयर द रीजंस दैट व्हाई सी कमिटेड सुसाइड, क्या कारण थे कि 20 साल की लड़की 25 साल की लड़की कोई नहीं मरना चाहती, शादी के बाद जीना चाहती है, जिंदगी को स्वच्छंद जीना चाहती है, तो देन व्हाई सी कमिटेड सुसाइड। तो अब ये भी हमारे खिलाफ जाता है कि भाई अगर उसने सुसाइड किया तो क्यों किया। तो अब देखना यह है कि आत्महत्या की कई लोगों ने एप्लीकेशन दी, मैंने देखा पढ़ा कि साहब वो मारा नहीं गया, सी कमिटेड सुसाइड, सी कमिटेड सुसाइड। हाई कोर्ट में नजीरें आई कि सी कमिटेड था, तो उसने तो आत्महत्या कर ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नज़ीर दी, शांति देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट के कैसे नोट कर लीजिए, शांति देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ने कहा, सुनिएगा गौर से, कि हर वो डेथ जो फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज विद इन 7 ईयर हो, डिमांड ऑफ डाउरी हो, अदर देन नेचुरल डेथ हो, और सून बिफोर हर डेथ सी बात सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, तो ऐसी हर वो डेथ, चाहे वो आत्महत्या की ही परिधि में क्यों न हो, देखिएगा बहुत गौर से सुनिएगा, चाहे वो आत्महत्या क्यों न हो, सी कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या की जो ये दलील देते हैं ना तमाम वकील लोग, तो वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दहेज हत्या की ही श्रेणी में माना जाएगा, वो केस दहेज हत्या में ही माना जाएगा, चाहे लड़की ने सुसाइड ही क्यों न किया हो। आखिर क्यों किया सुसाइड, देन व्हाई शी कमिटेड सुसाइड, टेल मी वन थिंग, व्हाट वर देयर द रीजंस, क्यों कोई लड़की मरना नहीं चाहती। तो ये क्वेश्चन में ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये बार बार दलील आती है कि साहब उसने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कर ली, तो आत्महत्या कर ली तो मतलब आप उससे बरी हो गए, नॉट एट ऑल। अब देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर हैंगिंग आती है, इसको जरा गौर से सुनिएगा, तो हैंगिंग में क्या होता है कि अभी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मतलब सुसाइड एंड मर्डर, क्वेश्चन हो सकता है।
तो देखिए दोनों में अंतर ये है कि जब कोई लड़की सुसाइड करेगी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पढ़ेंगी आप देखेंगे आप लोग, तो उसमें एक वर्ड आएगा एस्फेक्सिया, एक वर्ड आता है एस्फेक्सिया, नोट कर लीजिए। एस्फेक्सिया मीन्स AIA, सॉरी कोई बात नहीं, एस्फेक्सिया लिखिए आप लोग, ASPHY, आप भी बैठ जाइए, ASPHY एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया का मतलब होता है, लिख लीजिए आप लोग, श्वास नली का अवरुद्ध हो जाना। ठीक है, अब ये श्वास नली का अवरुद्ध हो जाना, ये श्वास नली अवरुद्ध हैंगिंग से भी हो सकती है, ये थ्रोटलिंग से भी हो सकती है, ये स्मूथिंग से भी हो सकती है, तकिया लगा के जैसे मैंने कहा, और ये श्वास नली हैंग से भी हो गई, थ्रोटलिंग से भी हो गई, और स्ट्रेंगुलेशन से भी हो गई। स्ट्रेंगुलेशन समझ रहे हो? स्ट्रेंगुलेशन का मतलब ये है गला कसना, थ्रू एंड थ्रू। दो आदमी ने इधर रस्सी का सिरा पकड़ा, दो आदमी उधर से पकड़ा और कस दिया किसी के गला, तो एस्फेक्सिया। देखिए एस्फेक्सिया माने श्वास नली का अवरुद्ध होना, एस्फेक्सिया का मतलब श्वास नली का अवरुद्ध होना। अब देखिए ये एस्फेक्सिया होगी कब? डॉक्टर अगर लिखता है एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग, ये श्वास नली का अवरुद्ध क्यों हुई, तो डॉक्टर ने लिखा PM रिपोर्ट में एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग। हैंगिंग का मतलब सी कमिटेड सुसाइड, तो वो आत्महत्या की। लेकिन आप उससे आप बचते नहीं कि आत्महत्या भी क्यों की इसने की, इसका मतलब वो इतनी सताई जाती थी तब उसने की। और अगर उसने डॉक्टर ने लिखा एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंगुलेशन, तो इसका मतलब कि मृतका का मर्डर किया गया। क्योंकि फिर गौर से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि हैंगिंग में विथ गैप ऑन द नेक, ये जब रस्सी कसती है तो रस्सी पर दबाव बनेगा, तो ये सिरा रस्सी का है ऊपर का, और जब ये बॉडी का वजन 50 किलो 60 किलो 45 किलो का नीचे आता है तो रस्सी खींचती है, तो 2.5-3 इंच का गैप विथ गैप ऑन द नेक, ये नेक के पीछे और वो आ जाता है। ये अर्धचंद्राकार निशान, मतलब ये विथ गैप ऑन द नेक, ये जरूर आना चाहिए। और इसमें एक और निशान आता है अर्धचंद्राकार निशान, ठीक है, ये भी आएगा। इसके अलावा लड़की की जबान बाहर आ सकती है, नेल्स जो हैं साइनोज्ड हो सकते हैं, नीले पीले, मतलब पीले हो जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि पॉइजन के ही केस में होगा। मेडिकल जो स्टूडेंट आप पढ़िएगा मोदी कॉक्स टेलर किसी का भी, तो उसमें यह है कि आत्महत्या करने वाले का भी आदमी के नेल्स जो है साइनोज्ड माने पीले, वो नीले पड़ जाना, जबान बाहर आ जाती है। कभी कभी फांसी लगाने वाले का, आत्महत्या करने वाले का मलमूत्र भी आ जाता बाहर, ये तमाम सुना होगा। ऐसी स्थिति में एस्फेक्सिया जो मैंने एक वर्ड बताया, ये फांसी के एस्फेक्सिया मैंने दोनों विद गैप ऑन दी एस्फेक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग, एक तो हैंगिंग से हो गया और दूसरा हो गया एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोटलिंग, एज ए रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंगुलेशन, एज ए रिजल्ट ऑफ स्मूथिंग, मतलब ये तकिया दबा के जो उसको किया। तो ये चीज़ें इससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चली जो मैंने बताया ना। तो ये स्थिति होती है पोस्टमार्टम की, ये हैंगिंग के बारे में और स्ट्रेंगुलेशन के बारे में। स्ट्रेंगुलेशन अगर किसी केस में आ जाता है, किसी मृतका के या मृतक के शरीर में स्ट्रेंगुलेशन, तो आँख बंद करके कह सकते हो दिस इज द केस ऑफ एब्सोल्युटली दिस इज द केस ऑफ मर्डर कीजिए। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 4 चीज़ें जो मैंने बताई, फ्रॉम द रेट ऑफ मैरिज विद इन 7 ईयर्स, अननेचुरल डेथ, ये 113B का प्रिजम्पशन है एविडेंस एक्ट का, नंबर 3 डिमांड ऑफ डाउरी, नंबर 4 वेदर शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी सून बिफोर हर डेथ। अब इसमें पनिशमेंट आता है, इसमें मिनिमम पनिशमेंट 7 साल का है, जो विच में एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये आजीवन कारावास तक का सज़ा का प्रावधान है। और शांति देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने, और सुरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ये 2014 की है, ये शांति देवी 90 की रूलिंग है।
ये डाउरी डेथ को ही माना है, भले ही लड़की ने किसी ने आत्महत्या की नहीं जाना कि अगर वो 113B के प्रेजेंशन है तो क्वेश्चन अराइजेस एंड वाई सी कमिटेड सुसाइड। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर किसी लड़की ने आत्महत्या भी की तो वो दहेज हत्या की ही परिधि में केस चलेगी। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि अगर एविडेंस एक्ट की धारा जो 113B हमने बताया, इसमें जो इसके जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के अंतर्गत मुलजिम बर्डन ऑफ प्रूफ मुलजिम का होता है, अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। कैसे? आप यहाँ सुन लीजिए कि साहब जिस दिन ये हत्या हुई हमारे द्वारा दहेज नहीं मांगा गया, हमारे द्वारा ये नहीं किया गया, हमें मारा नहीं गया, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट नहीं, हमें जहर नहीं दिया, वगैरह 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 वगैरह। तो अब ये आप साबित करेंगे, अब आप साबित करेंगे लड़की सी वाज सफरिंग फ्रॉम सच एंड सच डिजीज। साहब उसको ये इसका न्यूरो की प्रॉब्लम थी, उसके सर पे गुलमा था और उसको एक फिट्स आते थे, वो बड़ा परेशान रहती थी और मिर्गी के दौड़े पड़ते थे। उसका इलाज एक्सपर्ट से मेंटल उससे चल रहा था, जैसे कानपुर में डॉक्टर हैं उसके साइकेट्रिक के उन्नत कुमार हैं, डॉक्टर महेंद्रू थे। तो लेकिन इसको साबित करने के लिए उसका इलाज के पर्चे उसके डॉक्टरों को बुलाना पड़ेगा अपनी सफाई साक्ष्य में, और उसके बाद जब आप साबित कर लेंगे कि हाँ वाकई इसका इलाज चल रहा था और भी तमाम कारणों से आप साबित करेंगे, माँ से या तमाम चीज़ों में समझौते हो जाते हैं, वो कहेगी हाँ मेरी लड़की परेशान रहती थी, वो इसे इलाज मर्द से परेशान रहती थी, उसका इलाज उसके पति कराते थे, डॉक्टर फला फला से हो जाती थी, और जब भी कभी मिलने जाते थी वो कहती थी माँ मुझे ऐसा लगता मैं बच नहीं पाऊँगी, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना अच्छा है। तो मैं उसे समझाती थी कि बेटा ज़िंदगी बड़ी बहुमूल्य, आत्महत्या जैसा कदम न उठाना। तो देखिए ये वकील का दिमाग है और सोच है कि कैसे हमें निकालना, क्योंकि निकलने का आपके पास रास्ता नहीं है। वही जो एक इंग्रेडिएंट मिलता है कि वेदर सी बात सब्जेक्टेड टू क्रूरल्टी सून बिफोर हर डेथ। तो अब अगर डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ न्यूरो का डॉक्टर आता है, एक्सपर्ट, ये नहीं कि लल्लू पंजू कोई डॉक्टर आप ले आए, एक्सपर्ट डॉक्टर हो, चाहे उन्नति कुमार हो या महेंद्रू हो जो साइकेट्रिस्ट जो हों, न्यूरो का इलाज कर रहे थे कि हाँ वो 15 दिन का दवा देते थे, फिर पर्चा बनाते थे, फिर महीने भर की दवा देते थे, कोई फायदा नहीं हो रहा था, समय समय पर दवा बदलते थे, लड़की परेशान रहती थी। तो ऐसी लड़की फिर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, क्या डॉक्टर साहब एक बात बताइए, क्या इस तरह के सिम्टम वाला मरीज या लड़की क्या आत्महत्या की तरफ कभी अग्रसर होता है? एक नेचुरल उससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो हाँ डॉक्टर कहेगा, चूँकि डॉक्टर को हम लोग फिर उसको विन ओवर भी कर लेते हैं, तो कहेगा हाँ ऐसे सिम्टम का मरीज उसका फिर मन होता है कि आत्महत्या कर लें। तो देखिए अदालत के सामने हम लोग एक अपना एक प्ली लेते हैं, तो एक हमारे बचने का एक ये रास्ता हुआ कि डॉक्टर ने भी कहा, माँ ने भी कहा उसका इलाज चल रहा था, बाप ने भी कहा, और हमारे खिलाफ कोई एविडेंस इस तरह का नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसेस में फिर जो मैंने कहा ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज गोज अपॉन द एक्यूज्ड, ऑन द साइड ऑफ द एक्यूज्ड, कि एक्यूज्ड को प्रूव करना है कि देयर वाज नो डिमांड ऑफ डाउरी आइदर बिफोर द मैरिज और एट द टाइम ऑफ मैरिज और इवन देयर आफ्टर द एलिगेशंस मेड इन द FIR एब्सोल्युटली फॉल्स, फैब्रिकेटेड, मैनिपुलेटेड, कंकाक्टेड, तब आपकी वहाँ बचत हो सकती है और इस आधार पर अदालत भी समझती है। फिर आप ये कहेंगे कि एज सून एज जैसे हमें मालूम हुआ उसकी सांसें चलने की इमीडिएटली सी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल नियरेस्ट और उसको एडमिट किया गया। तो यहाँ पर भी एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि उसका कंडक्ट देखा जाएगा। अगर इनका मुलजिमों को मारने का प्लान होता, इरादा होता, तो उसको अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं कि हमारा केस किसी बिना पे छूटा था, कि जैसे ही मालूम हुआ उसकी सांसें चल रही थी और जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया सी वाज अलाइव, जिंदा थी, तो और उसके बाद वो मर गई बेस्ट एफर्ट करने के बाद भी। तो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनका मुलजिमानों को मारने का मंतव्य होता तो कभी इनको हॉस्पिटल में ले जाते, कहते मरने दो साली क्या करना है। तो इनका कंडक्ट बताता है कि इमीडिएटली इंजर्ड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल
by the in-laws, by the husband of the deceased। गाड़ी लेके गए, वहाँ एडमिट कराया, ब्रॉड बाई लिखा है, ये नहीं कि भाग गए आप वहाँ से, तो ब्रॉड बाई में हस्बैंड है, ये भी प्रूफ है कि आप, इसका मतलब अगर कोई डर होता तो ब्रॉड बाई में करता, लेके नहीं जाता, हस्बैंड भाग जाता। इसके अलावा अब तुमने FIR में लिखा दिया गुस्से में कि साहब ननद भी मांगती थी दहेज, और वो साहब उसका हस्बैंड भी मांगता था, फलाने मांगते थे, मामी भी मांगती थी। अब ननद रहती है 1000 किलोमीटर दूर बॉम्बे में, शादी हुई 10 साल हुए, 15 साल हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी ला दिया है कि देखिए ये जो सब आप लिखाते जाते हैं दुनिया भर का एक सब लोगों को 10 लोगों को लिखा देते हैं, तो इससे साबित होता है आपका केस कमज़ोर होता है। भाई देखिए देखना, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दहेज मांगने से, मोटर कार मांगने से, ये क्या नाम, इनोवा मांगने से या फॉर्चूनर मांगने से उस पर चढ़ेगा कौन, हार मांगने से, नेकलेस मांगने से, डायमंड मांगने से, इसको फायदा तो या तो सास को होगा, कार मांगोगे तो चढ़ेगा उसमें पति या ससुर। वो जो लड़की है जिसकी शादी 10 साल पहले हो गई और अपने बाल बच्चों के साथ 4 बच्चे और मुंबई में रहती, गुजरात में रहती, उसको क्या फ़ायदा। तो ये बेस्ट बात है, तो छूट गए वो, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना उनको, और केवल दोषी माना खास तौर से पति, सास और ससुर को जो साथ रहते थे। तो यहाँ भी आपको लाभ मिलता है, जब तमाम चीज़ें पढ़ोगे तो उसका लाभ मिलेगा आपको कि हमें किस तरह से अपने केस को निकालना है। जब डिफेंस के लायक होगे, प्रोसिक्यूशन के होगे तो दूसरी दलील होगी, तब आप कहोगे इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए। तो कहने का मतलब कि वो चीज़ आपके ध्यान में हो कि साबित करने का भार आपके ऊपर है कि घटना वाले दिन ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट। हमारा हम एक केस कर रहे थे जिसमें उस पर डाला क्या नाम, केरोसिन ला के और उसके ऊपर उड़ेल दिया, और देखिए डाइंग डिक्लेरेशन था, एंड आई थिंक DD itself sufficient to convict the accused। जहाँ डाइंग डिक्लेरेशन हो जाता है वहाँ सफिशेंट हो जाता है कि किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। कानपुर में डाला, उसने मृतका कह रही कि हमारे सास अकेली थी, वो ले आई पिपिया में भर के मिट्टी का तेल, मेरे ऊपर उड़ेल दिया, माचिस लगा दी, मैं जलने लगी। इसके बाद शोर मचाया, उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लोग उठा के ले गए, धीरे धीरे घर वाले आ गए। अब देखिए DD का केस और किस तरह से हमारा केस छूटा है। नज़ीर है, जिसको चाहिए वो जजमेंट ले लें। तो मैंने उसमें प्ली ली। हमारा केस ये था कि सास उस दिन 3 दिन पहले गई थी मामा अपने दामाद के साथ, और रास्ते में आ रही थी जिस दिन की घटना हुई, 2 बजे दोपहर की घटना है, वो 12 बजे आ रही थी, गिट्टी पड़ी थी, उसकी मोटरसाइकिल दामाद की स्लिप कर गई, वो गिरी, उसका हेड इंजरी आई। तो नियरेस्ट PHC में उसको लाद के लोग ले गए, उसको एडमिट कराया। जो वहाँ का डॉक्टर था, हेड प्राइमरी हेल्थ सेंटर का सीनियर डॉक्टर था, उसने एडमिट किया, बाकायदा उसकी लिखा पड़ी है, रजिस्टर में एंट्री की है, उसको प्रिस्क्रिप्शन दी है, दवाई दी, और जब वो ठीक हो गई वहाँ से, उसका कुछ स्टेटस चोटों का ठीक हुआ, खून बहना बंद हुआ, तो 4 बजे उसको भेजा कि आप जा सकते हो, और यहाँ 2 बजे की घटना हो जाती है। 2 बजे की घटना बताई, तो हमने ये साबित किया कि साहब डॉक्टर भी मैनिपुलेट किया गया। होता क्या है कि जिस समय DD हो रहा है तो मुलजिम तो भाग जाते हैं सब, अब वहाँ डॉक्टर रह जाता अकेला। अब फिटनेस सर्टिफिकेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन डॉक्टर को देना पड़ता, प्रोसीजर है कि शी इज फिट टू गिव हर स्टेटमेंट एंड शी रिमेंड फिट ड्यूरिंग हर स्टेटमेंट। तो चलिए जाने दीजिए। अब माई बाप हुजूर मार डाला, मेरी बेटी को ये किया वो किया, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, इन साले दरिंदों को फांसी होना चाहिए, ये पर डॉक्टर भी पसीज जाता। 10,000 रुपया डाल दिया, 5,000। तो डॉक्टर ने लिख दिया उसका बयान 164 का, जबकि वो 90% बर्न इंजरीज हैं, 95% बर्न इंजरीज हैं। शी इज़ नॉट इन ए पोजिशन टू गिव हर स्टेटमेंट। नाड़ी उसकी 0 है, BP उसका कहीं घुड़े नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति का मरीज इंजर्ड कभी बयान देने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तमाम रूलिंग पढ़ेंगी, अब तमाम लंबी वो हो जाएगी दास्तान। मैं समझता हूँ आधा घंटा में, अभी 5 मिनट में, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता कि ये स्थिति फिजिकल उस पर डिपेंड करती है। कोई लड़की 70% चलने में भी बयान देने की स्थिति में हो सकती है, नहीं हो सकती। कोई 90%, 98% अगर रात हो गई हो जल के,
तो इसका बिल पावर है, वो बयान तो दे ही सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट में जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब ये भी हमारे लिए गले का फंदा हो जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर डॉक्टर का बयान मतलब उसका 364 तो हमारे उस केस में बांधा वाले हैं, उसमें साबित हो गया कि हाँ डॉक्टर ने उसको रखा। 4 बजे वहाँ से गई चली बांधा से 150 किलोमीटर था, तब वो आ पाई 2-2.5 घंटे में। कभी संभव नहीं था कि 2 बजे वो मिट्टी का तेल सी पावर्ड केरोसिन की वहाँ मिट्टी का तेल डाल देती। एंड अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने सफाई साक्ष्य में डॉक्टर को बुलाया, तलब किया, तो उसने कहा मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगा कोर्ट के सामने। जब डॉक्टर आया उसने कहा रजिस्टर मंगाया, तो उसने कहा मैं देखूँगा कि उसका जो एक्सटर्नल पहचान के चिन्ह होते हैं कि कहाँ उसके ब्लैक मोल था, कहाँ उसका स्कार था, कहाँ उसके चोट थी। तो उसने देखा, उसने कहा मैं जानती जाए इसको देख लें। देखा, बोले हाँ। डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया कि ये वही औरत है जिसका मैंने फला तारीख को इलाज किया था, मेरे यहाँ ये एडमिट हुई थी, मैं पीएचसी में सीनियर वहाँ डॉक्टर था और ये मेरे यहाँ 4 घंटे रुकी थी, मैंने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया था, इसके बाद मेरे यहाँ से इतने बजे गई। अब इससे बड़ा कोई एविडेंस, इसको डिफेंस में मैंने पेश किया। ठीक, तो हमारी कोर्ट ने माना। उस समय उठे, क्या नाम लीजिए, बैस जी बहुत सख्त जज थे, जल्दी रिलीफ नहीं देते और केस मेरा छोड़ा, मैंने साबित कर दिया। तो कहने का मतलब या तो इस तरह की आप साबित करें कि वहाँ देयर वाज नो डिमांड ऑफ डाउरी, देयर वाज नो डिमांड ऑफ डाउरी आइदर बिफोर द मैरिज और एट द टाइम ऑफ मैरिज और इवन देयर आफ्टर, और कोई एंटीबॉटम इंजरीज नहीं है। इसके अलावा वो डिसीज्ड मृतका इस तरह से इस बीमारी के मरीज थी जिससे वो सफ़र कर रही थी और जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसने आत्महत्या की, या वो फला तारीख को उसकी सास थी नहीं, और देखिए सबकी बेल हो गई। सास के ऊपर केबल आया कि उसी ने डाल दिया डीडी में, मृतका ने मरते समय मर गई 2 मिनट के अंदर। ये तो जहर हो गया, हमने कहा तो मर गई, कहीं सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं होगी। लेकिन छूट गया मेरा केस डीडी वाला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डीडी इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू कन्विक्ट द एक्यूज, बट दैट शुड बी कोजेंट, दैट शुड बी ट्रस्टवर्दी। वो कोजेंट हो, ट्रस्टवर्दी हो, मतलब अकाट्य हो और मैनिपुलेटेड ना हो। अब वहाँ पर कोई था नहीं, उस पर लिखा लीजिए, डॉक्टर ने पैसे के दबाव और उसमें दे दिया और लिख दिया उसका, तो यहाँ आपको फ़ायदा मिलता है। तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये है कि एक रूलिंग एक सुप्रीम कोर्ट की नोट कर लीजिए, एक बहुत अच्छी रूलिंग है, सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2005 की है। इसको निकाल लेना, नेट पे डाल के निकाल सकते हो। इस रूलिंग में मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुन लीजिए जरा आप लोग। सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2005, इस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने नजीर में क्या कहा सुनिए, बहुत अच्छी रूलिंग बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कानून समय आ गया है कि लेजिस्लेचर जो समझ रही ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर कानून बनाता है और विधायिका उस पर वो करती है अमल, मतलब लेजिस्लेचर कानून बनाता है, विधायिका है पालन करती है, जैसे डीएमए भी पालन कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया, बहुत बढ़िया रूलिंग पढ़िएगा कि अब इसमें अमेंड करने की ज़रूरत है कानून में 304B में, बड़ा इसका मिसयूज हो रहा है। अब समय आ गया है कि इस एक्ट में अमेंड करने की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। और लास्ट में मैं 2 लाइन बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एज वेल एज कोर्ट शुड वॉच एज ए वॉचिंग डॉग, नॉट एज ए ब्लड हाउंड। इसका मतलब मैं बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो जांच करती है, जिसे सीओ होता है, नॉट लेस देन रैंक ऑफ सीओ डीएसपी, और इसके बाद चार्जशीट लगी, चार्जशीट लगने के बाद कोर्ट में आई। अब कोर्ट में इसका ये मतलब नहीं कि आप ये सोचते हैं दहेज हत्या है तो हम यार कैसे छोड़ें, मेरे ऊपर उंगली उठ जाए।
या 304 भी देख के सजा कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाउ टाइम हैज़ कम टू, बदलाव की ज़रूरत है, टू चेंज द लेजिस्लेचर अमेंड करने की ज़रूरत है लेजिस्लेचर को कानून में, क्योंकि इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। और अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और न्यायालय को दोनों को वाचिंग डॉग, वो जो पामेलियन डॉग नहीं होता है कि खट से वह एकदम भाव 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 करने लगा, हल्ला बजाने लगता है, कि वाचिंग डॉग की तरह काम करने की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एज वेल एज कोर्ट। दोनों को कहा है कि वाचिंग डॉग की तरह काम करें, ब्लड हाउंड की तरह नहीं। ब्लड हाउंड मतलब समझती हैं? एक जर्मन का कुत्ता होता है ब्लड हाउंड, कितना ऊंचा होता है, शेर जैसा। तो ब्लड हाउंड को अगर छोड़ दिया जाए, BLOOD ब्लड हाउंड बोलते हैं, जर्मन शेफर्ड या इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, और लेब्राडोर और ये सब जो बड़ी खतरनाक ब्रीड होती हैं, तो ये छूटते ही ये मांस नोच लेते हैं और कहो एक आधा किलो मांस खींच लें और नोच के खा लें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एज वेल एज कोर्ट शुड वॉच लाइक ए वॉचिंग डॉग, नॉट एज ए ब्लड हाउंड। एक ब्लड हाउंड कुत्ता होता है, उसको जब पढ़ोगी रूलिंग में बड़ा मजा आएगा कि उसकी तरह काम करने की जरूरत नहीं, वॉचिंग डॉग की तरह काम करें, ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति झूठा जेल में भेजा जा सके। क्योंकि आजकल इस एक्ट का बहुत मिसयूज हो रहा है। एक तो डाउरी डेथ का, हरिजन ब्राह्मण सवर्ण में राख बना दी, तो NDPS में उसको बना दिया। तो कुल मिला करके ये रूलिंग पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं समझता हूँ अगर किसी का कोई डाउट हो, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो हमसे आप पूछ सकते हैं, पूछिए अगर कुछ हो। किसी का कोई क्वेश्चन हो, अगर कहीं न समझ में आया हो, कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो या किसी को कोई चीज़ हो, तो हमसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिमांड ऑफ डाउरी 304B 498A और ये क्या नाम, सेक्शन 234, ये मैंने बताया ना, सेक्शन डाउरी प्रिवेंशन एक्ट। सर एक क्वेश्चन। हाँ पूछिए। सर कंटेस्टेड DD को तोड़ा कैसे जाए? किसको? कंटेस्टेड DD को DD को तोड़ा कैसे जाए? तोड़ा कैसे जाए? उसकी एविडेंसी वैल्यू को कम कैसे करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि DD में क्या कहा है मरने से पूर्व। मरने से पूर्व बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका, सुनिए जरा, जल्दी तो नहीं है किसी को। देखिए सबसे पहले आप लोग सबसे पहले DD को सामने रखिए। पहले के और अब की स्थिति में थोड़ी तस्वीर में फर्क हो गया है। पहले जब DD किया जाता था तो एक रूलिंग थी, तमाम रूलिंग थी, जिसका लोगों ने फ़ायदा उठाया कि जब DD रिकॉर्ड होता है तो डॉक्टर उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट मानसिक देता है कि एट द टाइम ऑफ DD रिकॉर्डिंग, DD डाइंग डिक्लेरेशन, शी इज़ फिट टू गिव हर स्टेटमेंट, और डॉक्टर अपने दस्तखत करता है। और जितनी देर मजिस्ट्रेट DD रिकॉर्ड करता है, तो रिकॉर्ड करने के बाद जब उसके दस्तखत कराता है तो लिखता है कि सी रिमेंड REMAIND रिमेंड फिट ड्यूरिंग हर स्टेटमेंट। अब देखिए डॉक्टर ने दस्तखत कर दिए, लेकिन आज की नई व्यवस्था में इसको वॉश आउट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई आवश्यकता नहीं है, कि डॉक्टर ने नहीं लिखा, मजिस्ट्रेट भी तो मजिस्ट्रेट है, बंद करिए। दूसरी चीज़ आप देखिए कि क्या DD का थंब इम्प्रेशन लगवाया गया है। अगर थंब इम्प्रेशन नहीं है तो आप ये देखिए कि DD अगर उसका हाथ अंगूठे नहीं जले थे तो फिर किन परिस्थितियों में उसका थंब इम्प्रेशन नहीं लगवाया गया। इसके अलावा एक और रूलिंग है, इसी में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट बशर्ते DD इज नो डाउट दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सफिशिएंट टू कन्विक्ट द accused, बट इट शुड बी कोजेंट, क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी। तो अब आपको साबित करना है कि ये DD ट्यूटर्ड है, ये कोजेंट नहीं है, ये क्रेडिबल नहीं है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है।
ये दबाव बना के डॉक्टर से लिया गया है। और ख़ास तौर से उसमें आया कि क्वेश्चन एंड आंसर में डीडी रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन एंड आंसर ध्यान रखिएगा, ये बहुत चीज़ें नहीं तो कर पाते। मजिस्ट्रेट ही इसको रिकॉर्ड करता है, तो क्या उसके पारिवारिक जन, उसके माँ बाप वहाँ थे कि नहीं थे? अगर आप ये साबित कर ले गए कि एट द टाइम ऑफ गिविंग हर स्टेटमेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट the parents of deceased and brother of deceased and family members of the deceased and policemen of the deceased policemen were present at the time of giving her statement। तो आप ये कह सकते हैं कि जब उसका डीडी रिकॉर्ड किया जा रहा था ये लोग मौजूद थे, जबकि बिल्कुल डीडी एकांत में मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई नहीं होना चाहिए, डॉक्टर ही केवल परमिट होता है। तो तमाम रास्ते हैं डीडी को तोड़ने के लिए। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए उसका थंब इम्प्रेशन, अब बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि 100% बर्न है, तो उसका जब अगर अंगूठा भी जल गया तो पैर का अंगूठा लगवाते हैं, पैर के अंगूठा या उंगली वो भी नहीं है, तो फिर कैसे उसको, क्योंकि न वो साइन करने की स्थिति में है न वो चीज़ है। तो ये आप उसकी तोड़। चलिए और किसी का क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन मेरे पास आए थे व्हाट्सएप पर, क्या शादी के बाद घूमने गए हों और वहाँ पर अगर वो सुसाइड कर ले तो पूरी फैमिली फंसेगी? हाँ ऑफ कोर्स। देखिए ऐसा है, ये एक मिनट सुन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है आपका भी। शादी के बाद घूमने गए हो, अभी मैं केस इसी तरह का कर रहा हूँ, उत्तराखंड गए थे वो लोग, जामनगर वाले, और उसके बाद वो घोड़े से गिर गई, तो उसके बच्चेदानी में पहले से गांठ थी। कानपुर आई, जब उसके सीनी दर्द हुआ तो लेडी डॉक्टर को दिखाया, गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया, उसका गांठ निकाल दी गई। डॉक्टर ने कहा कि ये कभी जीवन में मां नहीं बन पाएगी। ये केस एट प्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, राधा रावत एंड अदर, हस्बैंड की बेल हो गई है, तो उसको इतना शौक लगा कि मैं जीवन में कभी मां नहीं बन पाऊँ। एंड दिस वाज ओनली द रीजन दैट शी कमिटेड सुसाइड। उसने आत्महत्या की, और ये हमारे पास सबूत हैं और ये पेपर्स हैं कि उसने देख लिया कि हमारे जीवन का क्या चांद रह जाएगा जब हम माँ ही नहीं बन पाएंगी हमारी, क्योंकि डॉक्टर ने इतनी ज़्यादा स्थिति हो गई थी, कैंसर बनने की स्थिति आ गई थी, तो उसकी ओवरी ही बच्चेदानी निकाल दी गई। तो इसलिए, लेकिन उन्होंने लिखा है सबको, केस चल रहा है। अब देखना यह है कि क्या स्थिति होती है हमारी दलीलों से, एक चीज़। लेकिन अगर आपके खिलाफ FIR आ जाती है और वादी लिखा देता है, तो मैंने फिर कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज गोज टू द एक्यूज। एक्यूज को बर्डन देना है, क्योंकि ये 302 का केस नहीं है कि इसके लिए सबूत की जरूरत हो कि गवाहों ने देखा। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज शिफ्ट ऑन दी हेड ऑफ एक्यूज। आप साबित करें कि हमने नहीं मांगा था, हम तो अच्छे ढंग से ले गए थे, कॉर्डियल रिलेशन थे, नैनीताल घूमने गए थे, उत्तराखंड गए थे, दर्शन किए, तो हम क्यों वो करेंगे। लेकिन अब वो बताती होगी, एविडेंस में आ जाता कि वो लड़की जब भी मायके आती थी बताती थी कि सास ससुर और ये दहेज के लिए परेशान करते हैं, पति प्रताड़ित करता था, इसी प्रताड़ना से आज जाकर उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये वो या मर गई या जहर खा लिया, तो देन उसने जहर क्यों खाया? ये तमाम चीज़ें तुम्हें शो करनी है, मतलब साबित करनी है। क्योंकि अब यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया कि उसको एक सदमा लग गया कि हम माँ नहीं बन पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सर काफ़ी क्वेश्चन आए थे, क्या FIR जाओ जल्दी देख दहेज हत्या में अगर FIR दर्ज नहीं होती है, अलाउ नहीं होती, क्या परिवार के रूप में? हाँ यस ऑफ कोर्स। आप एक मिनट, अगर दहेज में अगर आपकी FIR नहीं दर्ज होती है तो देखिए ये उसी तरह से है जैसे आपके खिलाफ किसी केस में FR लग गई, तो FR के अगेंस्ट में आप प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करते हैं, और उस प्रोटेस्ट पिटीशन को संबंधित मजिस्ट्रेट एज ए पुलिस केस 191B में CRPC में 191B CRPC में एज ए पुलिस केस नहीं करती है, तो मजिस्ट्रेट उसको एज ए कंप्लेंट केस डील कर देगा, इस परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। तो आपका भी जब परिवाद हो गया तो 200 CRPC में आपका बयान हो वादी का, 202 में गवाहों का बयान हो, फिर 246 हो, और फिर उसके बाद 244 हो, और फिर 246 के एविडेंस हो, वगैरह वगैरह, चार्ज फ्रेम हो, ये सब होता रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका परिवाद के रूप में दर्ज हो जाएगा। सर क्या पत्नी की मृत्यु मायके में हो जाए तब भी दहेज? यस ऑफ कोर्स। अगर पत्नी की मृत्यु मायके में हो जाती, मैं इसी तरह का एक केस कर रहा हूँ, पत्नी की मृत्यु मायके में हो गई, आप इतना टॉर्चर करते थे और वो उसकी प्रताड़ना से आज ही जा कर के
उसको अच्छा मौका मिला, उसने मायके में कर लिया। अब ये साबित आप करिए कि हम दहेज नहीं मांगते थे, हमारी प्रताड़ना से आज ही जाकर उसने आत्महत्या नहीं की, उसने सुसाइड नहीं किया। देन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, दैट व्हाई शी कमिटेड सुसाइड इन हर मायका। उसने अगर सुसाइड किया तो मायके में क्यों किया? दैट वाज नॉट नेचुरल डेथ। तो अगर मायके में भी गई तो उसने मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि 25, 26, 28 साल की जवान यंग लड़की वो आत्महत्या नहीं करना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्या 304B में एंटीसिपेटरी बेल का दाखिल कर सकते हैं? नो। देखिए कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं, नोट कर लीजिए आप लोग भी। 302, 304B, 300 नंबर 1 302, नंबर 2 304B, नंबर 3 500, नंबर 4 हर जन्म नाम सवर्ण SC एंड ST एक्ट का, और नंबर 5 डकैती विद मर्डर 396। चलिए आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगर जैसे आपने बताया सून बिफोर डेथ, अगर कोई क्रुएलिटी हुई है, मान लीजिए किचन में, सुनिए जरा गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर किचन में काम कर रहे थे, इत्तेफाक से घूमे और पानी हमारे ऊपर गिर गया, या गलती से जल गया, थोड़ा बहुत तेल गिर गया सर, क्या ये भी एंटी मॉर्टम इंजरीज उसमें कवर करी जाएगी 304B में? जबकि तेल में पूरी तो कोई भी बनाते इसमें जल सकता है सर। इसका क्या हम लोग रेलेवेंट रखें अपने एक्यूज साइड से कि एंटी मॉर्टम इंजरी तो है साहब, 3 दिन पहले जल गई थी, आज ये घटना हो गई साहब? नहीं, इस दलील से आप इसलिए नहीं बच सकते हैं कि दिस इज डाइड इन योर हाउस, आपके घर पे मरी है। फिर क्वेश्चन एंटी मॉर्टम इंजरीज कितना इफेक्ट डालेंगे? हाँ, ये एंटी मॉर्टम इफेक्ट डालेंगे 100%। भाई सून बिफोर हर डेथ, देखिए 113B एविडेंस एक्ट का जो प्रजम्पशन है कि वेदर शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी सून बिफोर हर डेथ, ये एंटी मॉर्टम इंजरीज चाहे तेल से आई हो, चाहे पानी गिरने से आई हो, आपने खौलता पानी डाल दिया उसके ऊपर, सांस में डाल दिया, ये तो अजीब है। और उसके इधर देखे उसका तेल गिर गया तो उसकी जो चोटें आई तो एंटी मॉर्टम इंजरीज, ये तो आपके लिए जहर हो जाएगा और फिर आपके घर में मर रही है, तो इससे आपकी बचत नहीं होगी। चलिए आगे चलिए, सजा भी हो जाती है। सर इसी में सर सून बिफोर डेथ, सर चोट नहीं लगी है, 5 दिन पहले जले थे सर, हमें मालूम है लॉ सून बिफोर डेथ क्या है, कोर्ट को मालूम, बट डॉक्टर तो सर सून बिफोर डेथ तो नहीं लिखेगा सर। ऐसे केस में प्रोसिक्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग करें कि साहब एंटी मॉर्टम इंजरी थी और देखिए साहब उन्होंने दहेज के लिए माना है, सून बिफोर डेथ 5 दिन 7 दिन 10 दिन पुरानी चोट पर डॉक्टर शायद ना लिखे, ऐसे कंडीशन में कैसे अच्छा प्रोसिक्यूशन? देखिए सून बिफोर हर डेथ डॉक्टर नहीं कभी लिखता है, ये 113B का प्रजम्पशन है, सेक्शन इंग्रेडिएंट नंबर 4। डॉक्टर तो डेथ लिखेगा, डॉक्टर टाइम लिखेगा। एंटी मॉर्टम इंजरीज कब की रही होगी? एंटी मॉर्टम इंजरीज तो डॉक्टर लिखता है कि एंटी मॉर्टम इंजरीज तो डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो टाइम ऑफ डेथ के समय ही डाल देता है कि मतलब इसकी संभावना मृत्यु का कारण या मृत्यु कितने समय पूर्व हुई है, तो डॉक्टर लिख देता है 24 घंटे 1.5 डे 2 डेज ओल्ड, जो तो डॉक्टर लिख देता है उसकी कंडीशन देख के। अब मान लीजिए कोई डेड बॉडी 3 दिन पुरानी हो गई, गर्मी की है, तो उसके बॉडी में डिसीज के ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे, हैं उसमें और ज़्यादा पुरानी हुई तो मैगेट्स पड़ जाते हैं। मैगेट्स समझते हैं, MAGGO मैगेट्स, MAGGOTS मैगेट्स माने छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये लास्ट के सिम्टम होते हैं, तो डॉक्टर अंदाज लगा देता है कि मैगेट्स कितने दिन बाद पड़ते हैं, ब्लिस्टर्स कितने दिन बाद पड़ते हैं, स्क्रॉटम सोलो कर जाता है अगर मेल है, फीमेल है तो उसकी पेट फूल जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो डॉक्टर तो खुद लिख देता है कि कितने घंटे पुरानी इसकी मृत्यु हो सकती है, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो अगर FIR में है और आ गया है हर चीज़ और आपके खिलाफ एलिगेशन है, तो मैंने फिर कहा कि 304B में बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज आपके ऊपर शिफ्ट है, मुलजिम के ऊपर, उसे ये बताना पड़ेगा ये कैसे मरी और इसके मरने के पीछे मेरा, मेरे बाप, मेरी माँ का कोई हाथ नहीं है, और न मैंने शादी के पूर्व, न शादी के समय, न शादी के बाद कोई हमारे द्वारा या हमारे इलाज द्वारा दहेज की मांग नहीं की गई, और न इस मांग को लेकर हमारे द्वारा कभी प्रताड़ित किया गया। फाइनल क्वेश्चन है सर, सांप के डसने से जब मृत्यु होती है सर, तो कोई न चोट आ पाती है सर, सांप को छोड़ा गया, उसने काटा और डेथ हो गई सर, ऐसे में अगर 304B लगी हो, हस्बैंड घूमने गए, पहाड़ी सांप ने काट लिया,
अब सर हम साबित क्या करेंगे, हम तो कहते मार्केट, क्यों? और वहाँ सर सांप आ गया। नहीं। तो उसमें सर क्या होगा प्रोसेस? पेट वाइपर सांप इतना जहरीला होता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले सांपों में वो किंग कोबरा बहुत जहरीला सांप होता है। तो जिस समय उसने काटा, आप नैनीताल घूमने गए, उत्तराखंड घूमने गए, निश्चित तौर पर आपने नियरेस्ट वहाँ के होटल से या डॉक्टर से संपर्क किया होगा और उसमें सूचना दी होगी कि कहाँ हम जाएँ। उसने कहा होगा फला डॉक्टर है, आप तुरंत उसके पास भगे होंगे, उसका ट्रीटमेंट लिया होगा और वेनम का इंजेक्शन दिया गया होगा। निश्चित तौर पर ये आपके बचत के लिए अच्छे आधार हो सकते हैं। अगर ये साबित हो जाएगा तो आपके खिलाफ 304 का केस नहीं बना। साबित करने का भार आपको ऊपर। और क्वेश्चन? लगभग सारे का आंसर है नहीं, तुम्हारा हाँ, 1 मिनट, पूछिए। खड़े होकर पूछो यार। क्या किसी मुकदमे में 302 और 304 भी एक साथ लग सकते हैं? 304 भी और 304 भी, बैठिए मैं बताता हूँ। ऐसा है कि जस्टिस काटजू का नाम सुना था आपने? क्या नाम था रामवीर उनका? मार्कंडे काटजू। जस्टिस मार्कंडे काटजू और ने 2010 में जब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो इन्होंने एक डायरेक्शन दिया और दूसरी डिवीजन बेंच थी, नाम लीजिए, आपने नोट किया होगा। जस्टिस मार्कंडे काटजू, 1 मिनट मत बताइए। जस्टिस मार्कंडे काटजू और ये जस्टिस PS ठाकुर, सुन लेना गौर से। इन दोनों लोगों की डिवीजन बेंच में एक फाइंडिंग आई थी कि दहेज हत्या के साथ 302 का भी अल्टरनेट चार्ज लगाया जाए। ठीक लगने लगा, लेकिन इसके बाद इस रूलिंग को ओवर रूल कर दिया गया। इनकी इसमें कहा कि ये कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसके साथ 302 का वो लगाएं। लेकिन मैंने जो एक केस का मैं उदाहरण देता हूँ। मैं केस नवाबगंज का कर रहा हूँ, दहेज हत्या का। उसका जमुना निशात की लड़की मर गई। लड़की का मरने के पहले डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। डाइंग डिक्लेरेशन लिफाफे में बंद हो गया। गौर से सुनिएगा, ना बाप को मालूम कि उसने क्या DD दिया है, ना हमें मालूम, ना किसी को नहीं मालूम। ठीक, अल्टरनेट चार्ज जस्टिस काटजू के उसमें जो डिवीजन बेंच थी, तो जस्टिस काटजू और ठाकुर की PS ठाकुर की बेंच ने ये 302 का अल्टरनेट चार्ज डायरेक्शन दे दिया सुप्रीम कोर्ट। तो इसकी हैसियत थी कि भैया न लगे, 302 के चार्ज पे लग गया। जब DD खोला गया, फैक्ट बता रहा हूँ, आज भी फाइल मेरे पास, जब DD खोला गया डाइंग डिक्लेरेशन, तो मृतका ने क्या कहा कि मैं कपड़े फैलाने गई थी छत पर और मेरी जेठानी ने मुझको फैलाने नहीं दिया कपड़े और मुझसे गाली गलौज किया। आए दिन वो मुझसे लड़ती थी, गाली गलौज करती थी और मेरे साथ अभद्र व्यवहार करती थी। तो मैंने गुस्से में आत्महत्या की। अब देखिए, मैं गुस्से में जेठानी और ये आ गया कपड़े फैलाने के विवाद, झगड़ा होता था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा डिमांड ऑफ डाउरी, प्रताड़ित करने की बात और किसी भी तरह की बात नहीं कही। तो देखिए, अब यहाँ अगर 304B का ही चार्ज फ्रेम होता, दहेज की मांग और दहेज हत्या, तो मालूम है फिर क्या होता? 302 का चार्ज रह जाता और जब तक चार्ज फ्रेम नहीं होगा तो जज कभी सजा नहीं कर पाएगा अगर उसमें चार्ज फ्रेम नहीं होगा। उसी सेक्शन में सजा होगी जब चार्ज फ्रेम होगा। तो आप इसमें कह सकते हो फिर बिफोर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, जज कभी भी चार्जमेंट कर सकता है। जान लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं कि चार्ज जो है, अगर जज को मालूम हो जाए कि इसमें हमें इस धारा का चार्ज लगाना है, अभी जी सुन लीजिए, तो भले चार्ज फ्रेम हो गया हो, धारा कितना 313 में चार्ज फ्रेम होता है 311 में, 311 तो है ना, हाँ सॉरी 211 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्रेम हो गया, क्योंकि बगैर चार्ज फ्रेम किए मुकदमा आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तो अगर ये बात, अगर ये DD खुल जाता, सुन लेना जरा, अब सुधीर जी आप भी, ये सर, तो अगर ये DD खुल जाता ड्यूरिंग प्रोसीडिंग या जिस समय वो चल रहा था एविडेंस, तो ये चार्ज मजिस्ट्रेट को चेंज अमेंड करना पड़ता। ये आधार दे के कि ये अभी केस इस मोड़ पर आ गया कि DD में ये नहीं लगा और ऐसी स्थिति में
उसने डायरेक्ट आत्महत्या का है। उसने कहा कि ये लोग मेरी हत्या करना चाहते थे 302, तो अल्टरनेट जो चार्ज लगाया 304 बी के साथ 302, तो 302 का चार्ज लगता। इसलिए जस्टिस कार्टून है 304 बी जो तुमने पूछा, 304 बी के साथ 302 का भी चार्ज लगेगा, लगा रहा है, अब भी लोग लगाते हैं। अल्लाह डिवीजन बेंच ने उसको बदल अभी भी सर बना रहे हैं, हाँ है? अभी भी चार तीन अभी चार चल रहा है, माना ही उन्होंने। चलिए आप क्वेश्चन बताइए कोई। यदि किसी महिला ने आत्महत्या की हो या किसी महिला की हत्या की गई हो, दोनों में अंतर है। यदि किसी महिला ने हाँ। आत्महत्या की हो, ठीक है। या किसी महिला की हत्या की गई, ठीक है, बैठ जाइए, समझ में आ गया। अंतर कैसे? दोनों में अंतर सुन लीजिए। अगर किसी महिला ने आत्महत्या की है तो डॉक्टर पोस्टमार्टम में लिखेगा काज ऑफ डेथ, जो डेथ का वो लिखते हैं ना, तो लिखते हैं एस्फेक्सिया। श्वास एस्फेक्सिया का मतलब मैंने बताया श्वास नली का अवरुद्ध, ठीक है। अब ये श्वास नली अवरुद्ध कैसे हुई? एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग। अब तुमने आत्महत्या पूछा तो एज रिजल्ट ऑफ हैंगिंग हो गया। विद गैप ऑन द नेक आना जरूरी है। अगर विद गैप ऑन द नेक नहीं है, विद गैप ऑन द नेक, ये पीछे इस तरह के निशान इतना नहीं 2-2.5 इंच का, तो कभी आत्महत्या नहीं होगी। और हत्या जो तुमने पूछा है, तो हत्या में कभी ये अर्धचंद्राकार निशान नहीं आएगा, विद गैप ऑन द लिगेचर मार्क नहीं होगा। देखिए फांसी आत्महत्या में लिगेचर मार्क समझते हो? उसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचंद्राकार निशान, नोट कर लीजिएगा। और हत्या के केस में थ्रू एंड थ्रू स्ट्रैंगुलेशन आएगा, जो गला कस के मारा जाता है। तो दोनों में बेसिकली इतना फर्क है, ठीक है। हत्या के केस में कभी भी लिगेचर मार्क नहीं आएगा, नंबर 1, विद गैप ऑन द नेक नहीं होगा, और हत्या के केस में स्ट्रैंगुलेशन आएगा। स्ट्रैंगुलेशन STRANGULATI, स्ट्रैंगुलेशन, ठीक है। तो बेसिकली हत्या और आत्महत्या में दोनों में ये फर्क है। और आपका कोई क्वेश्चन है? पूछ लीजिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि अगर 7 साल से 1 भी दिन एक्स्ट्रा हो जाता है तो दहेज हत्या का मामला नहीं बनेगा। पर अगर साफ साफ पता चल रहा है कि ये दहेज हत्या का मामला है और टाइम लिमिट ओवर हो गई है, फिर भी दहेज हत्या नहीं बना सकते? नहीं, ये तो कानून में प्रक्रिया दी गई है कि फ्रॉम द, देखिए 113B का जो प्रजम्पशन है, पहला इंग्रेडिएंट है फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज विद इन 7 ईयर्स। जिस तारीख को आपकी शादी हुई है, घंटा मिनट सेकंड जोड़ लीजिए, रात के 12 बजे तक अगर 12:01 हो गया तो 304 भी नहीं लगेगा। नोट इट। तो पहला इंग्रेडिएंट है कि फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज विद इन 7 ईयर्स, तो 7 साल के अंदर अगर है तब तो है 304B का, और अदरवाइज 304B बने कैसे का? आपका जो CO फिर तफ्तीश नहीं करेगा उसमें, वो तो 304B का केस हट जाएगा, वो FR लग जाएगी। मतलब वो केस नहीं होगा 304B का, दहेज की परिधि में नहीं आएंगे, भले 302 लग जाए। मतलब फिर मर्डर के उसमें भाई जाहिर सी बात है कि 7 साल बाद किया तो इसका मतलब यू कमिटेड मर्डर, दहेज हत्या की परिधि में नहीं आएगा। दहेज केस 498 कम इन द परव्यू आप है 498 304 आ सकता 7 साल के बाद 304 नहीं, 304 देखिए 304 का मतलब ये हुआ कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सुनिए 304, 304A, 302। अब 304 क्या है? ए और 304 जो इन्होंने कहा, तो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का मतलब होता है कि जैसे एक ग्रीन पार्क में मैच हो रहा है, एक टीम फील्डर है, एक टीम बैटिंग कर रही है। अब बैटिंग में 2 प्लेयर होते हैं, एक ने इतनी तेज शॉट मारी, इतनी तेज शॉट मारी कि उस पर क्या नाम है, फील्डर जो किनारे बताओ कौन से गैलरी है, नहीं मतलब किसी जगह खड़ा था नजदीक, स्लीपर जो सबसे नजदीक होता है, फर्स्ट स्लीप क्या बोलते हैं, और उसने मारा और प्लेट सीधे एकदम गेंद लगी जाती। इस तरह 2-3 मौतें हुई, गेंद लगी जाके हेड इंजरी और तुरंत वो गिर पड़ा। एंड ही वॉज टेकन अवे इमीडिएटली, ही वॉज टेकन अवे टू द बाई द पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल।
और उसकी डेथ हो जाती है। तो देखिए यहाँ इंटेंशन नहीं था। मर्डर और 304 में दोनों में बेसिक फर्क क्या है कि मर्डर में मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। उसमें मोटिव नहीं था प्लेयर का, खेल भावना थी, लेकिन मर गया तो दिस इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और मर्डर में मोटिव मस्ट है, अगर मोटिव नहीं है तो मर्डर प्रूफ कैसे करोगे? और बताइए। तुषार रावल वकील साहब सूट बूट खड़ी मूछ फुल या सिक्योरिटी कोर्ट में यार गिरे बने अथॉरिटी इंग्लिश कमांड है मारी ही डिमांड है बेल करवान में तो पूरे लाजवाब है।